Honorable Speaker, through you, sir, whether the government has any data available on increased dropping out of SC students from various education institutions due to harassment and also delay of the scholarship and teachers abusing, forcing them leave to the host. Whether the government has further notice to delay cause institutions processing scholarship application and dispersal of the. इधर झारखंड विधानसभा के बजट सत्र की कार्रवाई आज 1 घंटे पहले शुरू हुई। सदन में सदस्यों ने जनहित से जुड़े प्रश्नों को उठाया, जिसका जवाब प्रभारी मंत्रियों ने दिया। माननीय भानु जी ने कहा कि बिहार में अरबों रुपए का, तो बिहार और झारखंड की भौगोलिक स्थिति में जमीन आसमान का अंतर है। यहाँ एक बार वर्षा के समय में तेजी से बारिश का पानी आता है नदियों में और फिर वो पानी चला जाता है, लेकिन हम मानते हैं, भानु जी भी मान रहे हैं कि ये सरकार काम करने वाली सरकार है, ये जनहित की सरकार है। नीति आयोग द्वारा जनवरी 2022 के लिए की गई डेल्टा रैंकिंग के शीर्ष 5 जिलों में झारखंड के खूंटी, गुमला और पाकुड़ को शामिल किया गया है। खूंटी को तीसरा, गुमला को चौथा और पाकुड़ को 5वां रैंक मिला है। यह रैंकिंग पिछले जिलों में किए गए उल्लेखनीय कार्य के लिए जारी की गई है। देश भर में कोरोना के दैनिक और सक्रिय मामलों में लगातार कमी हो रही है। देश में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 1581 नए मामलों की पुष्टि हुई है, जबकि इस दौरान 2741 संक्रमित स्वस्थ भी हुए हैं। देश में फिलहाल कोविड के 23,913 सक्रिय मामले शेष हैं। इधर झारखंड में भी कोरोना का प्रभाव लगातार घटता जा रहा है। पिछले 24 घंटे के दौरान कोविड के 13 नए संक्रमित की पहचान की गई, जबकि इस दौरान 28 संक्रमित स्वस्थ भी हुए। स्वास्थ्य विभाग की ओर से जारी आंकड़ों के मुताबिक राज्य के कोविड के 119 मामले सक्रिय हैं। देश में कोविड के खिलाफ जारी जंग में टीकाकरण अभियान तेज गति से जारी है। राष्ट्रीय कोविड टीकाकरण अभियान के अंतर्गत देश में अब तक 181 करोड़ 56 लाख 1,000 से अधिक टीके लगाए जा चुके हैं। वैश्विक महामारी कोरोना के कारण 2 वर्षों से बंद विद्यालयों का संचालन एक बार फिर से शुरू कर दिया गया है और विद्यालयों में रौनक भी देखी जा रही है। वर्ग 1 से 5 तक के बच्चों ने पहली बार विद्यालय पहुंचने पर खुशी का इजहार किया। विद्यालय प्रबंधन की ओर से छात्रों को बैलून भेंट कर स्वागत किया गया तथा बच्चों और अभिभावकों के आगमन को देखते हुए आकर्षक रूप से कई विद्यालयों के प्रवेश द्वार पर तोरण गेट भी बनाए गए हैं। हमारे टीचर्स बिल्कुल प्रिपेयर्ड हैं बच्चों के लिए। ये 2 साल हमारे बच्चे घर में रहे हैं और उनको अभी हम लोग की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। हमारे टीचर्स को हम लोग ने काफी ट्रेन किया है। 2 वर्षों के बाद विद्यालय पहुंचे छोटे छोटे बच्चों की खुशी देखने लायक थी। विशेषकर विद्यालय और वर्ग कक्ष को बैलून और बेहतर ढंग से सजाए जाने से बच्चे अभिभूत थे। अच्छा लग रहा है, 2 साल बाद खुले। बहुत सब एक्टिंग से भूल चुके हैं। घर में कैसे कर रहे थे पढ़ाई? घर में अच्छा था। विद्यालय के प्रधानाचार्य और उप प्रधानाचार्य का मानना है कि ऑनलाइन की जगह ऑफलाइन कक्षा संचालन से बच्चों को बेहतर शिक्षा मिलेगी। टीचर लोग को स्पेशल ट्रेनिंग दिया है क्योंकि बच्चे लोग थोड़ा अलग अलग बर्ताव करेंगे, डिफरेंट बिहेवियर। So let us hope that teachers will be taking care of them. We are fully mentally, psychologically prepared to take children as they are. बहुत खुश है। जो सुबह नहीं उठता है बट आज उठ गया है, वो सुबह 6 o'clock नहा के ऑलरेडी to come to school. We are also so happy that schools are open. कोरोना के बाद विद्यार्थियों, अभिभावकों और शिक्षकों को लंबे समय से विद्यालय खुलने का इंतजार था। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। उधर सरायकेला खरसावां जिले में स्थित जेवियर स्कूल नर्सरी से लेकर ऊंची कक्षा तक के बच्चों के लिए फिर से खोल दिया गया है। कोरोना गाइडलाइन का पालन कराते हुए बच्चों को विद्यालय के अंदर प्रवेश कराया गया। छोटे छोटे बच्चे अभिभावकों से दूर होने पर भावुक भी दिखे, लेकिन ज्यादातर बच्चे पार्कों में झूलों का आनंद लेते हुए नजर आए।
केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य सरकार द्वारा अमृत 2 के लिए भेजी गई सभी योजनाओं को स्वीकृति प्रदान कर दी है। झारखंड देश का पहला राज्य बन गया है जिसकी सभी योजनाओं को स्वीकृति मिली है। इससे राज्य के 16 नगर निकायों में जलापूर्ति योजनाएं दुरुस्त होंगी। साथ ही 16 में से 11 नगर निकायों में जलापूर्ति योजनाएं शुरू हो सकेंगी, जहां अब तक कोई भी योजना पर काम नहीं हो रहा था। इसके अलावा राज्य के शहरी क्षेत्र के हर घर को निःशुल्क पीने का पानी पहुंचाना, राज्य के 7 प्रमुख शहरों में अपशिष्ट जल प्रबंधन, सभी निकायों में जल स्रोत का जीर्णोद्धार समेत अन्य योजना को बल मिलेगा। आज विश्व जल दिवस है। यह दिवस स्वच्छ जल के महत्व और जल संसाधनों के कुशल और सतत प्रबंधन पर ध्यान केंद्रित करता है। इस वर्ष की थीम है कि भूमिगत जल अदृश्य को दृष्टिगोचर बनाना। इस बार के जल दिवस का मकसद है, सदियों से निर्मल जल का स्रोत रही नदियां प्रदूषित होती जा रही हैं, जल संचयन तंत्र बिगड़ रहा है और भूजल स्तर लगातार घट रहा है। इन सभी समस्याओं से दुनिया को अवगत कराने और सबको जागरूक करने के लिए 1993 से हर साल 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। आज विश्व जल दिवस के अवसर पर राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन द्वारा युवा दिमाग प्रतिज्ञा नदी कायाकल्प विषय पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें जल शक्ति राज्य मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल मुख्य अतिथि होंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में कहा कि विश्व जल दिवस पर आइए पानी की एक एक बूंद को बचाने का संकल्प दोहराएं। नरेंद्र मोदी का ट्वीट है, हमारा देश जल संरक्षण और हमारे नागरिकों के लिए स्वच्छ पेयजल तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए जल जीवन मिशन जैसे कई उपाय। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विश्व जल दिवस पर एक वीडियो भी शेयर किया है। आइए देखते हैं ये वीडियो। हमारे गांव में सर प्रधानमंत्री जी 715 घरों में पानी नल से मिल रहा है। मैं जल संरक्षण को देश सेवा का ही एक रूप मानता हूं। लोगों तक जल पहुंचाना और जल संरक्षण मेरी प्राथमिकताओं में रहे। जल जीवन मिशन के तहत घर घर पाइप से पानी पहुंचाने की वजह से हमारी माताओं बहनों का जीवन आसान हो रहा है। हर घर नल से जल पहुंचने के बाद मेरे गांव के महिलाओं में खाना बनाने में उन्हें आराम मिलता है, जिससे समय की बचत होती है। मैं तो गुजरात जैसा राज्य से हूं, जहां अधिकतर सूखे की स्थिति मैंने देखी। मैंने ये भी देखा कि पानी की एक एक बूंद का कितना महत्व होता है। ये एक बड़ी वजह रही कि प्रधानमंत्री बनने के बाद मैंने पानी से जुड़ी चुनौतियों पर लगातार काम किया है। अब जल जीवन मिशन के तहत पहाड़ों का पानी अब पहाड़ों के ही काम आ रहा है माननीय जी। मैं देश के हर उस नागरिक से कहूंगा जो पानी की प्रचुरता में रहते हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि आपको पानी बचाने के ज्यादा प्रयास करने चाहिए। पानी का उपयोग हमें प्रसाद की तरह करना चाहिए। जल संरक्षण के लिए लगातार काम कर रहे देवघर के समीर अंसारी को 30 मार्च को दिल्ली में हो रहे जल प्रहरी सम्मान 2022 में सम्मानित किया जाएगा। समीर अंसारी लगातार कई वर्षों से जल संरक्षण के लिए मेहनत कर रहे हैं। वे जल संरक्षित करने के लिए देवघर के डड़बा नदी में खुद से एक बांध का निर्माण कर रहे हैं। बहुत ही कठिनाई के साथ हमारे इस बांध तक पहुंचे और आप सब ने मेरी इस मुहिम को जन जन तक पहुंचाने में, सरकार प्रशासन तक पहुंचाने में आप सब ने बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इसलिए आप तमाम जितने भी हमारे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के पत्रकार बंधु सबों को तहे दिल से, दिल के गहराई से नमन करता हूं, शुक्रिया अदा करता हूं, धन्यवाद देता हूं। बहुत बहुत वर्षा जल संरक्षण और जल संरक्षण, जल को बचाना है, अधिक से अधिक पेड़ लगाना है, क्योंकि हम बगैर हवा का सांस नहीं ले सकते हैं, बगैर पानी का हम जी नहीं सकते हैं। इसलिए
पेड़ लगाना है और पानी बचाना। पेड़ तो मैं लगा रहा हूँ और वो तो बरसात में लगाता हूँ, परंतु वर्षा में कैसे वर्षा का जल संरक्षण, इसके लिए इसकी पूर्व तैयारी और अभ्यास में लगाऊं, वर्षा की तैयारी है। जमशेदपुर के बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना को पूरा कराने की मांग को लेकर स्थानीय ग्रामीणों का 21 सदस्यीय दल बागबेड़ा से दिल्ली के लिए रवाना हुआ। बागबेड़ा बृहद ग्रामीण जलापूर्ति योजना की आधारशिला 2015 में तत्कालीन मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रखी थी। बागबेड़ा महानगर विकास समिति के अध्यक्ष सुबोध झा ने बताया कि 237 करोड़ की लागत से बनने वाली इस योजना पर अब तक 211 करोड़ रुपए खर्च हो जाने के बावजूद कार्य अधूरा है। 399 बार धरना प्रदर्शन, घेराव, भूख हड़ताल, अमरण अनशन, 6 बार विधानसभा का घेराव, 2 बार राजभवन का घेराव, 1 बार जमशेदपुर से हम लोग जो है रांची तक पद यात्रा कर 2012 में माननीय मुख्यमंत्री अर्जुन मुंडा जी के समय काल में हम लोगों ने विधानसभा का घेराव किया। उस समय इस योजना के लिए स्वीकृति भी मिली। आपके माननीय रघुवर दास जी पूर्व मुख्यमंत्री थे, उनके द्वारा जो है शिलान्यास हुआ 2015 में, और 18 तक पानी जो है घर घर उपलब्ध कराने का ये संदेश दिया गया था, जो नहीं प्राप्त हुआ। 93 दिनों तक चलने वाली इस पद यात्रा के प्रथम चरण में पूर्वी सिंहभूम जिले के उपायुक्त को ज्ञापन सौंपते हुए रांची राजभवन पहुंचेंगे और राजभवन का घेराव के बाद दिल्ली के लिए रवाना होंगे। 15 में बोला गया था पानी के लिए, अभी तक पानी नहीं आई है हमारे यहाँ। गर्मी में पानी सूख जाती है, मार्च से ही सूख जाती है हमारे यहाँ पानी। पदयात्रा के दौरान पूरे रास्ते में मेडिकल टीम की व्यवस्था की गई है ताकि किसी प्रकार की स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से निजात मिल सके। जमशेदपुर से राजेश कुमार लालदास की रिपोर्ट। राज्य में पहली बार देवघर में काले गेहूं की खेती की जा रही है। देवघर के कृषि विज्ञान केंद्र में ट्रायल के रूप में काले गेहूं की खेती की जा रही है। काले गेहूं में फाइबर काफी ज्यादा पाया जाता है, जो शरीर के लिए काफी फायदेमंद है। वहीं शुगर के मरीजों के लिए भी काले गेहूं के आटे से बने रोटी से काफी लाभ मिलता है। काले गेहूं की खेती बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में बड़े पैमाने में की गई है, जिसे देखते हुए देवघर में इस फसल को लगाया गया है। अगर फसल की पैदावार अच्छी होती तो यहाँ के किसानों को इससे जोड़ा जाएगा। ये झारखंड में पहली बार हो रही है। बिहार में तो काफ़ी फेमस है, काफ़ी लोग करने लगे हैं। बेसिकली जैसे कि हम लोगों का जो रागी होता है, उस तरीके के जो न्यूट्रिशन के जो पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें भी गुण है। आज़ादी के सफर की आज की कड़ी में देखते हैं क्या था क्रिप्स मिशन और यह कब भारत आया था। आज ही 22 मार्च 1942 को ब्रिटेन के वरिष्ठ मंत्री सर स्टेफर्ड क्रिप्स के नेतृत्व में क्रिप्स मिशन भारत आया था। ब्रिटिश सरकार द्वितीय विश्व युद्ध के लिए भारत का सहयोग और समर्थन लेना चाहती थी। स्टेफर्ड क्रिप्स ने युद्ध समाप्त होने के बाद चुनाव कराने और डोमिनियन स्टेटस के वायदे के बदले द्वितीय विश्व युद्ध में भारत से सहयोग लेने के लिए कार्य किया। क्रिप्स ने डोमिनियन स्टेटस के प्रस्तावों पर चर्चा की, जिसे उन्होंने भारतीय नेताओं के साथ स्वयं तैयार और प्रकाशित कराया था। इंडियन नेशनल कांग्रेस ने उनके प्रस्ताव अस्वीकृत कर दिए। कोई समझौता नहीं हो पाया और क्रिप्स मिशन असफल हो गया। कांग्रेस भारत छोड़ो आंदोलन के मार्ग पर आगे बढ़ी और युद्ध के प्रयासों में सहयोग करने से मना कर दिया। इस पर अंग्रेजों ने युद्ध के दौरान कांग्रेस नेताओं को जेल में डाल दिया। आज हम महान स्वाधीनता सेनानी मास्टर दा सूर्यसेन को भी याद कर रहे हैं। सूर्यसेन का जन्म 22 मार्च 1894 को बंगाल के चटगांव में हुआ था, जो अब बांग्लादेश में है। वे विशेष रूप से 1930 में चटगांव मालखाने पर छापेमारी का नेतृत्व करने के लिए जाने जाते हैं। सूर्यसेन समाज में प्रचलित संकीर्ण विचारों से परे थे। उन्होंने अपनी रेवोल्यूशनरी आर्मी में महिलाओं को प्रमुख स्थान दिया था। उन्होंने कहा था कि मुझे आश्चर्य है कि देश की स्वतंत्रता की लड़ाई के लिए पुरुषों और महिलाओं के बीच कोई भेदभाव क्यों होना चाहिए। अगर भाई अपनी मातृभूमि के लिए कुछ महसूस कर सकते हैं और उसके लिए संघर्ष कर सकते हैं, तो बहनें क्यों नहीं। मास्टर दा द्वारा बनाई गई इंडियन रिपब्लिकन आर्मी के घोषणा पत्र में अंग्रेजों और ब्रिटिश सरकार के दमन का विरोध करने का इरादा प्रकट किया गया था।
अंग्रेजों ने असीमित समय के लिए भारतीयों को अपने नियंत्रण में रखने के लिए निष्ठुर नीति अपनाई थी और राष्ट्रवाद की छोटी से छोटी घटना या आंदोलन को बेरहमी से कुचल देते थे। घोषणा पत्र में ये भी कहा गया था कि भारत के स्वामित्व का अधिकार और भारत के लोगों के भविष्य का नियंत्रण केवल भारत के लोगों का ही होना चाहिए और विदेशी लोगों तथा सरकार द्वारा लंबे समय तक इस अधिकार को हड़पने का अर्थ ये नहीं है कि ये कभी हासिल नहीं किया जा सकता। क्रांतिकारी आंदोलन का सफल नेतृत्व करने के बाद सूर्यसेन को आखिरकार अंग्रेजों ने गिरफ्तार कर लिया। उन्हें चटगांव जिला कारागार में 12 जनवरी 1934 को फांसी दे दी गई। कहा जाता है कि उनके पार्थिव शरीर को जहाज के बॉयलर में जला दिया गया। महान शहीद को शत शत नमन। श्री कृष्ण आज हम स्वाधीनता सेनानी हनुमान प्रसाद पोद्दार को भी श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। उनका निधन 22 मार्च 1971 को हुआ था। हनुमान प्रसाद का जन्म 1892 में राजस्थान के रतनगढ़ में हुआ था। पोद्दार को प्यार से भाईजी कहा जाता था। पोद्दार ने युवावस्था में ही विदेशी सामान और कपड़ों के बहिष्कार के लिए संघर्ष शुरू कर दिया था। वे खादी और अन्य स्वदेशी सामान का उपयोग करने लगे। क्रांतिकारी गतिविधियों के कारण बंगाल के अन्य स्वतंत्रता सेनानियों के साथ पोद्दार को राजद्रोह के आरोप में गिरफ्तार कर लिया गया। सजा काटने के बाद जमनालाल बजाज की प्रेरणा से पोद्दार मुंबई चले गए। मुंबई में वे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, महादेव देसाई और कृष्णदास जाजू सहित कई राष्ट्रवादियों से मिले। हनुमान प्रसाद पोद्दार ने गोरखपुर में गीता प्रेस की स्थापना की थी। महात्मा गांधी ने भी लोगों के हृदयों में भारत के शानदार इतिहास और दार्शनिक विरासत की भावना को पुनः प्रतिष्ठापित करने के कार्य के लिए पोद्दार की सराहना की थी। इस महान राष्ट्रवादी को हमारा नमन। रांची के रातू रोड में 534 करोड़ रुपए की लागत से एलिवेटेड रोड बनेगा। सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने ये जानकारी दी। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि रांची के रातू रोड में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 पर 0.6 किलोमीटर तक डाउन रैंप सहित राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 के 3.5 किलोमीटर तक एलिवेटेड कॉरिडोर निर्माण की योजना बनाई गई है। राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 75 पर जाकिर हुसैन पार्क से पिस्का मोड़ तक 4 लेन का एलिवेटेड खंड और पिस्का मोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 के दोनों तरफ डाउन रैंप बनेगा। इसके अलावा रातू रोड चौक और किशोरी यादव चौक पर भीड़ कम हो, इसके लिए सिंगल लेन का अप और डाउन रैंप भी बनेगा। इधर राजधानी रांची समेत राज्य के कई हिस्सों में मौसम बदलने लगा है। मौसम विज्ञान केंद्र रांची के अनुसार म्यांमार में कम दबाव का क्षेत्र बनने के कारण झारखंड में आसमान में बादल छाए हैं। अगले 2-3 दिनों तक आसमान में बादल छाए रहने की संभावना जताई गई है। इससे लोगों को गर्मी से थोड़ी राहत मिलेगी। 25 मार्च से राज्य में आसमान साफ होगा और अधिकतम तापमान में बढ़ोतरी दर्ज की जाएगी। एक डीप डिप्रेशन जो कि एक अत्यंत गंभीर निम्न दबाव का क्षेत्र है, वो अभी लाई कर रहा है नॉर्थ अंडमान और उससे सटे हुए उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी में, और आज शाम, देर शाम और रात तक में उसके साइक्लोन बनने की संभावना है। और 23 तारीख के सुबह सुबह में म्यांमार में 18 डिग्री से 19 डिग्री तक लैटिट्यूड के बीच में ठंडवे के आसपास में इसके टकराने की संभावना जताई जा रही है। और इसका जो झारखंड पे है नाम मात्र का असर है, और जो थोड़ा बहुत असर जो देखने को मिल रहा है वो आंशिक बादल के रूप में देखने को मिल रहा है, जो विंड कन्वर्जेंस हो रहा है। राजधानी रांची के राजभवन का उद्यान कल से आम लोगों के लिए प्रदर्शन के लिए खोल दिया जाएगा। पहले दिन कल 2529 लोगों ने राजभवन का परिभ्रमण किया। आम लोग 27 मार्च तक सवेरे 10 बजे से अपराह्न 4 बजे तक इस उद्यान का आनंद ले सकते हैं। कृत्रिम ऑक्टोपस, चिल्ड्रन पार्क, कृत्रिम पहाड़, झरने और वुडन आर्ट गैलरी के साथ साथ राजभवन की दीवारों पर सोहराई पेंटिंग लोगों को खूब लुभा रहे हैं। यहाँ स्थित उद्यान में तरह तरह के गुलाब, संतरा, मौसमी और एप्पल बेर समेत अन्य पौधे भी लोगों के आकर्षण का केंद्र बन रहे हैं।
काफ़ी समय बाद खुला। असल में कोरोना के बाद सबको इंतज़ार कर रहा था कि कोई ऐसा स्पॉट मिले जहाँ हर कोई आपस में आके मिले, थोड़ा दिल खोल के मिले और डर हम लोगों से दूर है। और राजभवन का ये परिसर सच में बहुत इनकरेजिंग है, बहुत अच्छा लग रहा है हमें। घुमाने के लिए हम लोग यहाँ आए और यहाँ के रूल्स रेगुलेशन, कोविड के जितने प्रोटोकॉल है सभी सही से फॉलो किए जा रहे। इस बार राजभवन के चारों ओर दीवारों का आकर्षक रंग रोगन किया गया है और उसमें खूबसूरत पेंटिंग भी की गई है। राजभवन की दीवारों पर की गई पेंटिंग का लोग खूब दीदार करते नजर आए। इतना ही नहीं, फूलों के साथ साथ जगह जगह लगे फव्वारे भी खूबसूरती में चार चांद लगा रहे हैं। कोरोना में बंद था और 3 साल बाद खुला है, अच्छा लग रहा है। झूले वगैरह लगे हुए बच्चों के लिए, बच्चे बहुत एंजॉय कर रहे हैं इसमें। और क्या, और एक ऑक्टोपस का जो था वो बहुत अच्छा। उद्यान खुलने के साथ इसकी सुरक्षा को लेकर भी विशेष इंतजाम किए गए हैं। राजभवन की सुरक्षा व्यवस्था में तैनात विशेष शाखा के पुलिस इंस्पेक्टर मंजू कुजूर ने राजभवन में भ्रमण के तौर तरीकों की जानकारी दी। ये कोरोना के बाद ये पहला बार महामहिम के प्रयास से खुला यहाँ का राजभवन और इसका टाइमिंग दिया गया है 10 बजे से 2 बजे तक एंट्री टाइम है और 4 बजे तक जितना भी घूम घाम के सबको निकलना है 2 घंटा एक्स्ट्रा टाइम दिया गया कि आप 2 बजे तक 4 बजे तक इसको खाली कर दीजिए। और सुरक्षा के दृष्टिकोण से हर आदमी को ये अलर्ट किया गया है कि आप अपने साथ आधार कार्ड का कोई भी ID जो आपको प्रूव करता हो कि आप वही हैं, ऑथेंटिक ये। हर वर्ष फूलों के शौकीनों को फरवरी माह में राजभवन के आम जनता के लिए खोले जाने का इंतजार रहता था, जो कोरोना के कारण पिछले 3 वर्षों से संभव नहीं हो पाया था। वह अब जाकर खुला है। इससे पूरी राजधानी वासियों में काफी खुशी है और वे उत्साह के साथ राजभवन की खूबसूरती का दीदार कर रहे हैं। रांची से प्रताप की रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 27 मार्च को सुबह 11 बजे आकाशवाणी पर मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश के लोगों से अपने विचार साझा करेंगे। लोग नमो ऐप या माई गॉव ओपन फोरम में अपने विचार 24 मार्च तक साझा कर सकते हैं। मन की बात है जन जन की, संघर्षों के कुछ किस्से, कहानी कुछ सफलताओं की, अनकही विरासत की, उम्मीदें नए भारत की। महीने के आखिरी रविवार का रहता है इंतजार मलयाचल के आंचल से विंध्याचल के आंगन तक, ब्रह्मपुत्र के घाट से हिमालय के विस्तार तक होती है मन की बात प्रधानमंत्री के साथ। तो सुनिए इस महीने 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी चैनलों पर। मन की बात के प्रादेशिक भाषाओं में अनुवाद का पुनः प्रसारण आप सुन सकते हैं रात 8 बजे आकाशवाणी और दूरदर्शन के सभी प्रादेशिक चैनलों पर। तो याद रखें, रविवार 27 मार्च सुबह 11 बजे मन की बात। बेजान लकड़ियों में जान फूंकने की कला को वुडन क्राफ्ट या फिर कास्ट कला कहा जाता है। रांची में एक ऐसे शख्स है जो कारीगरी के दम पर लकड़ियों को देवी देवताओं, महापुरुषों और स्वतंत्रता सेनानियों समेत विभिन्न आकर्षक रूप देने की क्षमता रखते हैं। रांची के अनूप कुमार विश्वकर्मा एक ऐसे शख्स हैं जिन्होंने वुडन क्राफ्ट की कभी नियमित प्रशिक्षण नहीं दी, लेकिन हाथों में ऐसी जादूगरी है कि वे लकड़ी के सामान्य से टुकड़े में जान फूंक देते हैं। काष्ठ कला के इस पुजारी की चाहत है कि उसके काम को प्रोत्साहित करें। इसको हम लोग लकड़ी कलाकृति बोलते हैं और ये लकड़ी का कलाकृति बनाते समय हम लोग बहुत छोटा से बनाते प्रयास किए हैं। कलाकार लोग जो बनाते हैं पेंटिंग करके, सोच करके जो बनाते हैं, हम लोग उसी को कल्पना करके लकड़ी में बनाने का प्रयास किए हैं। अनूप कुमार विश्वकर्मा बताते हैं कि काष्ठ कला बहुत ही ज्यादा धैर्य और संयम का परिचायक होता है। सामान्य से दिखने वाली एक छोटी सी लकड़ी की मूर्ति बनाने में महीनों गुजर जाते हैं। अब इसकी एक एक चीज, पैर का व्यवहार फटता हुआ से लेके खोपा, चूड़ी, सारा चीज को एक्सपोज करने में बहुत टाइम लगता है। और अब कुछ खबर राज्य के विभिन्न जिलों से। राजभवन में विधान सत्र के उपलक्ष्य में आयोजित रात्रि भोज समारोह में राज्यपाल रमेश बैस, राज्य की प्रथम महिला रामबाई बैस, मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, विधानसभा अध्यक्ष श्री रविंद्रनाथ महतो, राज्य मंत्रिमंडल के सदस्य, विधायक एवं वरीय पदाधिकारी मौजूद थे।
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सह राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश ने झारखंड में टेंडर मैनेज का खेल चरम पर होने को लेकर राज्य सरकार पर हमला बोला है। श्री प्रकाश ने कहा कि लातेहार समेत पूरे राज्य में टेंडर मैनेज का खुला खेल खेला जा रहा है। आद्रा रेल मंडल के आद्रा मिदनापुर रेलखंड पर ट्रैफिक और पावर ब्लॉक के कारण रांची हावड़ा रांची एक्सप्रेस ट्रेन आज परिवर्तित मार्ग से चलेगी। यह ट्रेन कोटशिला, पुरुलिया, चांडिल, टाटानगर, खड़गपुर होकर चलेगी। रांची के कचहरी रोड स्थित भारतीय स्टेट बैंक के जोनल ऑफिस में देर रात भीषण आग लग गई। आग लगने की सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड की 5 वाहनों द्वारा कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। अगलगी की इस घटना में महत्वपूर्ण कागजात जलकर खाक हो गए। रांची जिले के कांके थाना क्षेत्र के जुमार नदी के किनारे एक अज्ञात युवक का शव पेड़ से लटका हुआ बरामद हुआ। पुलिस शव को कब्जे में लेकर उसकी पहचान में जुट गई है। 5 राज्यों में विधानसभा चुनाव संपन्न होने के बाद रसोई गैस और पेट्रोल डीजल की कीमत में वृद्धि हुई है। रसोई गैस सिलेंडर की कीमत में 50 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि करीब 4 महीने बाद पेट्रोल और डीजल के दाम 80 पैसे प्रति लीटर वृद्धि हुए हैं। साहिबगंज जिले के उधवा प्रखंड के दक्षिणी बेगमगंज पंचायत के मुंशीटोला में आग की चपेट में आने से 6 परिवारों के घर जलकर खाक हो गए। राजमहल सांसद विजय हांसदा ने पीड़ित परिवारों को ढाढ़स बंधाया तथा उनके बीच चूड़ा, साड़ी एवं नकदी देकर उनकी आर्थिक मदद की। देवघर में कबड्डी प्रीमियर लीग आगाज हुआ, जिसमें 6 टीमें हिस्सा ले रही हैं। मैच का फाइनल 27 मार्च को होगा, जिसमें कबड्डी इंडियन के कैप्टन अर्जुना अवार्डी दीपक हुड्डा शिरकत करेंगे। और खबरों के अंत में एक नजर मुख्य समाचार पर। झारखंड विधानसभा में बजट सत्र के 14वें दिन 1 घंटे पहले शुरू हुई कार्यवाही। जनहित से जुड़े कई मुद्दों पर चर्चा जारी। नीति आयोग की जनवरी 2022 के डेल्टा रैंकिंग में शीर्ष 5 जिलों में झारखंड के 3 जिलों को मिला स्थान। खूंटी को 3रा, गुमला को 4था और पाकुड़ को 5वां रैंक। अमृत 2.0 के तहत योजनाओं की स्वीकृति में झारखंड पूरे देश में अव्वल। केंद्रीय शहरी विकास मंत्रालय ने राज्य की सभी योजनाओं को किया स्वीकृत। और रातू रोड में बनेगा एलिवेटेड रोड। सांसद संजय सेठ के सवाल पर केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने कहा, झारखंड में 3 साल में टोल प्लाजा में से 900 करोड़ मिला राजस्व।